Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 6th February 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of January 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It talks about Section 69A of Information Technology Act. This topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view. तो सबसे पहले इस आर्टिकल का बैकग्राउंड समझते हैं। देखिए, आपको तो पता ही है कि दिल्ली के आसपास के एरिया में फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खासकर पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स अगेंस्ट 3 फार्म बिल ब्रॉट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मंथ ऑफ सितंबर 2020। और अब ये प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा टाइम से चल रहा है एंड इट इज़ नाउ गेनिंग इंटरनेशनल ट्रैक्शन ऑल्सो। कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जैसे कि रिहाना या फिर इन्वायरमेंटलिस्ट ग्रेटा थेनबर्ग, दे ट्राइड टू अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ द वर्ल्ड बाय मेकिंग सम ट्वीट्स ऑन दिस मैटर। उसके अलावा और भी कई सारे इस तरह के ट्वीट्स आए हैं जिसमें इस तरह की बात की जा रही है कि भारत सरकार किसानों को हरास कर रही है, टॉर्चर कर रही है। मतलब सरल शब्दों में कहें तो मैनी इंटरनेशनल ट्वीट्स आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पुअर लाइट। दिखाना चाह रही है कि कैसे भारत सरकार हरास कर रही है, एक्सप्लॉइट कर रही है फार्मर्स को, जो सच्चाई नहीं है। ठीक है, फार्मर्स के डिमांड्स को नहीं मान रहे हैं अभी तक तो पूरी तरह से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फार्मर्स को टॉर्चर किया जा रहा है। कई सारे इस तरह के भी ट्वीट्स आए हैं जिसमें बोला जा रहा है कि द गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग अ मास लेवल जीनोसाइड ऑफ फार्मर्स, मतलब इनको मारने का प्लान कर रहे हैं। सो मतलब अ रॉन्ग पिक्चर इज़ बीइंग पेंटेड इन इंटरनेशनल मीडिया बाय दी सेलिब्रिटीज़। और कई सारे ऐसे ट्वीट्स आ रहे हैं और यही कारण है कि भारत सरकार ने भी रिस्पॉन्ड किया। भारत सरकार ने रिक्वेस्ट किया ट्विटर को या फेसबुक को कि इस तरीके के जो भी मैसेजेज हैं उनको ऑनलाइन सोर्सेज से हटा दिया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑर्डर्ड टू ब्लॉक दीज tweets and all such informations on the ground that they are spreading dangerous misinformation about the protest। अब जरा देखते हैं कि भारत सरकार ऐसा कैसे कर सकती है। तो देखिए, भारत सरकार ने इस्तेमाल किया है IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट दैट वाज ब्रॉट इन द ईयर 2000 का सेक्शन 69A। तो कम से कम इंडिया में तो ये सारे ट्वीट्स या इस तरह के फेसबुक मैसेजेस नहीं दिखाए जा सकते अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू दीज एजेंसीज लाइक ट्विटर एंड फेसबुक। क्योंकि सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में भारत सरकार को पावर है कि वो किसी भी इस तरह के इंफॉर्मेशन को ब्लॉक करा सकता है फ्रॉम पब्लिक एक्सेस। इसी सेक्शन का इस्तेमाल किया था जब भारत सरकार ने जब चाइनीज़ ऐप को बैन किया था, क्योंकि चाइनीज़ ऐप्स अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वे आर कॉजिंग अ थ्रेट टू सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। एक बार जो ये सेक्शन है सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। एज आई टोल्ड यू, सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट प्रोवाइड अ मैकेनिज्म टू ब्लॉक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक एक्सेस थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्स बाय अ डायरेक्शन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यानी कि भारत सरकार अगर निर्देश देगी तो इन सारे ऑनलाइन डिजिटल सोर्सेज को जैसे कि फेसबुक या ट्विटर को अपने इस तरह के इन्फॉर्मेशन को हटाने होंगे जो भारत सरकार के हिसाब से डेंजरस हैं और मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं। और ये डायरेक्शंस भारत सरकार कौन कौन से केसेस में दे सकती है। तो भारत सरकार को अधिकार है ये इस तरह के ब्लॉकेज का डायरेक्शन देने का इफ़ सच इन्फॉर्मेशंस कॉज अ थ्रेट टू सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, थ्रेट टू डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट और फ्रेंडली रिलेशंस विद एनी फॉरेन स्टेट और पब्लिक ऑर्डर। तो ये सारे अगर चैलेंजेस क्रिएट कर रहा है कोई भी पर्टिकुलर मैसेज तो उसको सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंतर्गत ब्लॉक करा सकती है भारत सरकार, और इसी का इस्तेमाल किया है इन सारे ट्वीट्स को ब्लॉक कराने के लिए। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। और इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जिसका सेक्शन 69A अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको समझने के लिए हमें एक सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही फेमस जजमेंट श्रेया सिंघल केस को समझना होगा। दैट वाज गिवन, दिस वर्डिक्ट वाज गिवन इन 2012। तो देखिए, श्रेया सिंघल केस में हुआ क्या था कि 2012 के अक्टूबर महीने में शिवसेना के लीडर बाला साहब ठाकरे जी की डेथ हुई थी और उसके बाद मुंबई और आसपास के एरियाज़ को बंद करा दिया गया था। 2-3 दिनों के लिए पूरी तरह से एरियाज़ को बंद डिक्लेयर कर दिया गया था। उस टाइम में
there were two girls from Mumbai, Reenu Srinivasan and Sahin Dada. They expressed their displeasure about the बंद, कि ये फोर्सफुली बंद कराया जा रहा है, ऐसे पब्लिक को हरास करने का क्या मतलब, अगर किसी लीडर की डेथ हुई है। तो इस तरह का मैसेज इन्होंने डाला फेसबुक पे, और उसके बाद दे वर अरेस्टेड बाय मुंबई पुलिस। और मुंबई पुलिस ने जो सेक्शन इस्तेमाल किया था वो था सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 66A। यही कानून यही है, लेकिन दूसरा सेक्शन था, सेक्शन 66A। और फिर इस केस में इस सेक्शन 66A को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया कि जो सेक्शन 66A है ये वेग है, और सेक्शन 66A को फिर सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। तो जरा समझते हैं कि सेक्शन 66A और 69A में अंतर क्या है। देखिए, सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेड दैट देयर विल बी पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विस। तो जो भी कम्युनिकेशन सर्विस है, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इस तरह के जो भी मास कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, इस तरह के सर्विसेज प्लेटफॉर्म पे अगर कोई भी ऑफेंसिव मैसेजेस भेजता है तो उसके खिलाफ पनिशमेंट का एक्शन ले सकती है कोई भी अथॉरिटी, कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि ये प्रोविज़न सुन के तो ठीक लगता है कि आप इस तरह का मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करें, आप लोगों को ऑफेंसिव मैसेज दें तो भारत सरकार या उनकी कोई भी एजेंसी आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है, सुन के अच्छा लगता है। लेकिन इसका बहुत मिसयूज होता था बाय द गवर्नमेंट एंड दोज पॉलिटिकल पार्टीज हु वर इन पावर। अगर कोई भी इंसान कुछ बोलता था तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता था अंडर सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट। और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो हमारी एक फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)A, दैट वाज completely restricted with help of this Information Technology Act of Section 66। और यही कारण है कि इस श्रेया सिंघल केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को स्ट्राइक डाउन कर दिया। उन्होंने कहा कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है अंडर आर्टिकल 19(1)A, उसके ऊपर ये चिलिंग इफेक्ट देता है। चिलिंग इफेक्ट मतलब पूरी तरह से उसको डिसफंक्शनल कर देता है। आज के टाइम में सोशल मीडिया इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स और मीडियम टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन, एंजॉय योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और उस मीडियम को ये पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर देता है। भारत सरकार को या स्टेट गवर्नमेंट्स को ये अनलिमिटेड पावर दे देता है ताकि वो किसी भी इंसान के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को यूज्ड ऑन सोशल मीडिया को स्ट्राइक डाउन कर सके, रिस्ट्रिक्ट कर सके यूजिंग दिस सेक्शन। और इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। लेकिन इसी से मिलता जुलता है सेक्शन 69A, जो अभी भी वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, और जिसका इस्तेमाल करके भारत सरकार ने इस केस में इन सारे ट्वीट्स को हटाया। इन दोनों में बस छोटा सा अंतर है। 66A में कहा गया है कि अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है, ऑफेंसिव मैसेज दे रहा है, तो उसके खिलाफ पनिशमेंट का एक्शन लिया जा सकता है। जबकि सेक्शन 69A कहता है कि अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कराने की कोशिश की जा रही है तो उस इन्फॉर्मेशन को हटाया जा सकता है बाय डायरेक्टिंग दीज प्लेटफॉर्म्स। तो बस इतना अंतर है। पहले केस में पनिशमेंट का प्रोविजन था कि जो इंसान ये मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, और इसका मिसयूज होता था, इस कारण से इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट। लेकिन दूसरा जो प्रोविजन है वो ये कहता है, सेक्शन 69A वाला अंडर IT एक्ट, कि अगर कोई भी प्लेटफॉर्म पे इस तरह के मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड किए जा रहे हैं तो उस प्लेटफॉर्म को बोल करके भारत सरकार उन सारे इन्फॉर्मेशन को रिमूव करा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये जो सेक्शन 69A है दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि देखिए आर्टिकल 19(1)A में हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन एट द सेम टाइम देयर आर सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस रिटन अंडर आर्टिकल 19(2) एंड दिस सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट इज पुटिंग सर्टेन लिमिटेशंस बट दैट इज क्वाइट रीजनेबल, जस्टिफाइबल अंडर आर्टिकल 19(2). The next article is taken from Science and Technology segment. It talks about world's largest telescope. So this topic is important from our syllabus paper 4 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, इस आर्टिकल को समझने से पहले हमें समझना होगा अबाउट दिस एजेंसी, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, ये स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ यूज्ड फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी। रेडियो एस्ट्रोनॉमी मतलब रेडियो वेव्स भेजे जाते हैं स्पेस के अंदर, और वहाँ से स्पेस के जो अलग अलग चीज़ें हैं, ब्लैक होल्स, स्टार्स, उनके बारे में पता लगाया जाता है। तो दो तरीके हैं, या तो विजिबल लाइट को भेजा जाता है, और विजिबल लाइट जब रिटर्न होकर के आती है तो उससे रेडियो और उससे स्टार्स के बारे में और अलग अलग चीज़ों के बारे में पता लगाया जाता है। और दूसरा है रेडियो वेव्स को भेज करके हम लोग अलग अलग जो सेलेसियल बॉडीज़ हैं, कॉस्मिक बॉडीज़ हैं, उनके बारे में पता लगा सकते हैं। और रेडियो एस्ट्रोनॉमी के बारे में थोड़ा और पढ़ सकते हैं। देखिए, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी एज ए सेड दैट स्टडीज कॉस्मिक बॉडीज़,
बट इट यूजेज रेडियो टेलीस्कोप। रेडियो टेलीस्कोप मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसीज का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, दो ही तरीके से मेनली आप दुनिया की यूनिवर्स की जो सेलेसियल बॉडीज हैं, चांद तारे सितारे, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। एक है कि आप विजुअल टेलीस्कोप यूज करें, और विजुअल टेलीस्कोप में मतलब जिसमें आप लाइट भेजें, जिस लाइट को हम देख सकते हैं और उस लाइट की मदद से हम उन सारी चीज़ों को देख पाएँ और उनके बारे में समझ पाएँ, जिसका इस्तेमाल गैलीलियो ने किया था। दूसरा हो सकता है रेडियो टेलीस्कोप, जिसमें आप रेडियो फ्रिक्वेंसी भेजते हैं और वो रेडियो फ्रिक्वेंसी जब वापस रिटर्न होकर के आती है तो उससे हमें स्पेस के अलग अलग चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्पेस की एक्टिविटीज़ हैं जिसमें रेडियो वेव्स रिलीज होते हैं। उन रेडियो वेव्स को हम कैप्चर करके स्पेस के अलग अलग एंटिटीज़ के बारे में समझ सकते हैं। हम ये भी समझ सकते हैं कि क्या सच में एलियंस हैं या नहीं है। आपने अगर मूवी देखी होगी कोई मिल गया, तो उसमें इसी कॉन्सेप्ट को दिखाने की कोशिश की गई है, ऑफ कोर्स थोड़ा एग्जैजरेटेड वर्जन में, कि कैसे लोग रेडियो वेव्स भेज करके और सेलेसियल बॉडी से या फिर एलियन से बातें कर रहे हैं। इस तरह से आपने देख रखा होगा। मुझे भी सिखाओ ना। हाँ, इजी है। आप बताओ। सो दो एक फिल्म थी, फिक्टिशियस कॉन्सेप्ट था, लेकिन ये जो रियल सेंस में ये जो रेडियो टेलीस्कोप है ये यही काम कर रहे हैं। ये रेडियो वेव्स को कैप्चर करेंगे यूनिवर्स के और दे विल ट्राई टू नो मोर अबाउट द स्पेस। और इस रेडियो टेलीस्कोप का इस्तेमाल करने के लिए एक एजेंसी बनाई गई है जिसका नाम है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी ऑर्गेनाइजेशन। और इस स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर यूके में है। इसके 10 मेंबर कंट्री हैं। दे आर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, इंडिया, इटली, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, स्वीडन एंड नीदरलैंड्स एंड यूके। बाकी नाम आप भूल जाओ चलेगा, बस इतना याद रखो कम से कम कि इंडिया इज ऑल्सो मेंबर ऑफ दिस स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। अब करंट न्यूज़ पे आ जाते हैं। ये जो स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसने फैसला लिया है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप सेंटर बनाएगी। इस तरीके की रेडियो टेलीस्कोप सेंटर बनाएगी और रेडियो टेलीस्कोप सेंटर का इस्तेमाल किया जाएगा रेडियो वेव्स को कैप्चर करने में। और रेडियो वेव्स को कैप्चर करके जो स्पेस से आते हुए रेडियो वेव्स हैं उनको कैप्चर करके हम पता करेंगे कि कैसे स्टार्स बॉर्न हुए थे, विच वॉज द फर्स्ट स्टार टू बी बॉर्न, what is the life cycle of a galaxy, we will look for aliens, we will try to understand about different kinds of waves। तो ये इस्तेमाल किया जाएगा इन रेडियो वेव्स का। ये जो दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप हम बना रहे हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, रेडियो टेलीस्कोप और ऑप्टिकल टेलीस्कोप में अंतर होता है। ऑप्टिकल टेलीस्कोप मतलब जो विजिबल लाइट आ रही हैं स्पेस से, उनको हम कैप्चर करके टेलीस्कोप की मदद से देखते हैं, तो वो होते हैं ऑप्टिकल टेलीस्कोप, जिसको हम देख सकते हैं। ऑप्टिकल टेलीस्कोप जिनको हम नहीं देख सकते लेकिन जिसको हम बस डिटेक्ट कर सकते हैं, वो होते हैं रेडियो टेलीस्कोप। अब रेडियो टेलीस्कोप का फ़ायदा ये है कि ये इनविजिबल चीज़ों को भी, इनविजिबल गैस को भी डिटेक्ट कर सकता है। इट कैन ऑल्सो डिटेक्ट कॉस्मिक डस्ट, जहाँ पे ऑप्टिकल टेलीस्कोप फेल हो जाता है, क्योंकि डस्ट में फिर लाइट क्रॉस नहीं कर पाती या इनविजिबल गैस को ऑप्टिकल टेलीस्कोप देख नहीं पाता है, लेकिन इन सारी चीज़ों को भी डिटेक्ट कर सकता है रेडियो टेलीस्कोप। इस टॉपिक के मदद पे बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इकोनॉमी सेगमेंट। इट इज अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 4 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। सो सबसे पहले जल्दी से बैकग्राउंड देख लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाती है टाइम टू टाइम। आपको पता होगा मॉनेटरी पॉलिसी इज अ मेथड यूज्ड बाय आरबीआई टू मैनेज आवर इकोनॉमी। कैसे इन्फ्लेशन को मैनेज करना मेन टारगेट है आरबीआई का। इन्फ्लेशन शुड बी केप्ट बिटवीन अ रेंज ऑफ 4 ± 2%, मतलब मैक्सिमम 6% और मिनिमम 2% के बीच में इन्फ्लेशन को टारगेट करना आरबीआई का ऑब्जेक्टिव है। हम मॉनेटरी पॉलिसी के अलग अलग टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स, क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स में भी अलग अलग टूल्स होते हैं, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, वेरिएबल रिजर्व रेशियोज में जैसे सीआरआर, एसएलआर एंड लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट। ये सब तो आपको पता ही होगा, ये सब बेसिक इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट हैं। मुद्दा ये है कि आरबीआई टाइम टू टाइम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज करती है इन ऑर्डर टू मैनेज द इन्फ्लेशन एज वेल एज ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। जो मेन टारगेट होता है आरबीआई का, दैट इज टू मैनेज इन्फ्लेशन। एट द सेम टाइम इट कीप्स अ टैब ऑन द ग्रोथ रेट एज वेल। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी सब पहले आरबीआई के गवर्नर अकेले ही बनाते थे, लेकिन बाद में एक कमिटी बनाई गई। इन 2016 अ कमिटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी वाज क्रिएटेड इन 2016 बाय मेकिंग एन अमेंडमेंट टू आरबीआई एक्ट ऑफ 1935। और इस कमिटी में टोटल 6 मेंबर्स होंगे।
द कमिटी चेयर्ड बाय आरबीआई गवर्नर हिमसेल्फ, उसके अलावा आरबीआई के एक डिप्टी गवर्नर, आरबीआई के ऑफिसर्स होते हैं, और उसके अलावा भारत सरकार द्वारा 3 मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं इन दिस कमिटी। टुगेदर दिस 6 मेंबर बॉडी इज नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करती है। और नॉर्मली हर 2 महीने पे मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग होती है हमारे देश में आरबीआई की, और वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में मॉनेटरी पॉलिसीज़ को रिव्यू किया जाता है। जो अलग अलग टूल्स हैं उनको कैसे इस्तेमाल करना है इसका फैसला लिया जाता है। इन जनरल जो डिसीजन होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, दैट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। लेकिन अगर कभी टाई हो जाए, मतलब 3 मेंबर कुछ और कह रहे हैं और 3 मेंबर कुछ और कह रहे हैं, तो उस केस में आरबीआई के गवर्नर के पास वोट टाई ब्रेकर का वोट होता है, मतलब उनके पास डिसाइडिंग वोट होता है इन दैट केस व्हेन देयर इज अ टाई। अब करंट न्यूज़ पे आ जाते हैं। देखिए, कल आरबीआई ने वापस से मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू की है। इन जनरल हर 2 महीने पे मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होती है। कल आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू की है। कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स किए हैं आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू के बाद। लाइक रेपो रेट हैज़ बीन अनचेंज्ड। रेपो रेट पहले से 4% था और उसको बदला नहीं गया है। सिमिलरली रिवर्स रेपो रेट पहले से 3.35% था, दैट हैज़ ऑल्सो नॉट बीन चेंज्ड। लेकिन एक जो मेजर अनाउंसमेंट है वो है रिगार्डिंग कैश रिजर्व रेशियो। देखिए, कैश रिजर्व रेशियो को आरबीआई ने लॉकडाउन के टाइम में, जब इकोनॉमी काफ़ी स्लोडाउन से गुजर रही थी, तो 4% से घटा के 3% कर दिया था। लेकिन उस कारण से थोड़ा इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट भी देखा गया हमारी इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि जब ज़्यादा पैसा बैंक्स के पास था बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड कैश रिजर्व रेशियो, तो बैंक्स ने ज़्यादा लेंडिंग की, दैट लेड टू इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट। तो अब आरबीआई ने इस मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में फैसला लिया है कि वापस से कैश रिजर्व रेशियो को 3% से बढ़ा के 4% कर दिया जाएगा, बट नॉट इन वन गो। इसको 2 फेज में किया जाएगा। पहले कैश रिजर्व रेशियो को 3 से 3.5 किया जाएगा बाई मार्च 27, और फिर बाई मई 22 इसको 3.5% से बढ़ा करके 4% कर दिया जाएगा। और उम्मीद है, आरबीआई ने कहा है कि कैश रिजर्व रेशियो को जब वापस से 3% टू 4% पे कर दिया जाएगा, तो अबाउट ₹1.5 लाख करोड़ विल बी टेकन अवे फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर। ये जो इतनी लिक्विडिटी ₹1.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी जब बैंकिंग सेक्टर से निकलेगी, तो ऑटोमेटिकली इट विल हेल्प इन कर्बिंग इन्फ्लेशन। लेकिन उसका थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट ग्रोथ पे भी हो सकता है। उसके अलावा एक मेजर डिसीजन लिया है आरबीआई ने इस आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स कैन ऑल्सो ओपन गिल्ट अकाउंट्स विथ आरबीआई। देखिए, गिल्ट अकाउंट होता क्या है? अगर किसी भी इन्वेस्टर को भारत सरकार की बॉन्ड्स खरीदने, जिनको हम लोग जीसेक कहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, भारत सरकार की अगर जीसेक खरीदनी है, तो उस इन्वेस्टर को आरबीआई के साथ एक गिल्ट अकाउंट खोलना होता है। एक अकाउंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं गिल्ट अकाउंट। अगर आप गिल्ट अकाउंट खोलेंगे तभी जाकर के आप भारत सरकार के जीसेक, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो एक लिमिट से छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो डायरेक्टली गिल्ट अकाउंट नहीं खोल सकते थे अभी तक आरबीआई के साथ। लेकिन अब इस नए मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में आरबीआई ने कहा है कि नाउ रिटेल इन्वेस्टर्स कैन ऑल्सो ओपन गिल्ट अकाउंट विथ आरबीआई। और इसकी मदद से होगा क्या कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द प्राइमरी मार्केट एज वेल। मतलब डायरेक्टली भारत सरकार की जीसेक खरीदने में ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्राइमरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट में तो ये करते ही थे, जब मार्केट में जीसेक खरीदे बेचे जाते थे सेकेंडरी मार्केट में, तब तो ये लोग उसमें पार्टिसिपेट करते ही थे रिटेल इन्वेस्टर्स। लेकिन अब आफ्टर दिस पर्टिकुलर रिफॉर्म, नाउ दीज रिटेल इन्वेस्टर्स कैन डायरेक्टली ओपन gilt account with RBI and they can directly buy GSEC that from the RBI when the government brings GSEC. That means these retail investors can also engage in primary market. इससे फ़ायदे क्या क्या होंगे? देखिए, इस साल भारत सरकार की फिस्कल डेफिसिट काफ़ी हाई होने वाली है, 9.5% होने वाली है। मतलब भारत सरकार को बहुत ज़्यादा बोरो करना है, और जब बहुत ज़्यादा बोरो करना है, लगभग 12 लाख करोड़ के आसपास का बोरोइंग करना है, तो इस केस में भारत सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बोरोअर्स को पार्टिसिपेट कराया जाए, ताकि भारत सरकार को इंटरेस्ट कम पे करना पड़े। एंड इन ऑर्डर टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन सो दैट द इंटरेस्ट रेट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स शुड कम डाउन, भारत सरकार के कहने पर आरबीआई ने इस रिटेल इन्वेस्टर्स को भी अलाउ कर दिया है कि दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन बाइंग ऑफ जीसेक। इससे उम्मीद है कि भारत सरकार को ओवरऑल अपने जीसेक पे थोड़ा कम इंटरेस्ट पे करना होगा।
The next article is taken from Assam segment. It talks about funds to conserve Majuli. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. देखिए सबसे पहले मजूली के बारे में समझ लेते हैं. You must be knowing it's riverine island. ब्रह्मपुत्र रिवर के बीचों बीच है ये मजूली. That is world's largest riverine island. इसकी अभी हाल फिलहाल में एरिया लगभग 515 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है. ये बहुत हद तक कम हो गई है इन लास्ट 100 ईयर्स. काफ़ी हद तक श्रिंक हो गई है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस इरोजन बाय ब्रह्मपुत्र रिवर. ये देखिए जो मजूली आइलैंड है इसके एक साइड में तो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसकी मेन स्ट्रीम, दूसरे साइड से ब्रह्मपुत्र की एक डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती है जिसका नाम है खरकुटिया और ऊपर से आती है सुबनसिरी रिवर. और जहाँ पे खरकुटिया और सुबनसिरी मिलती है फिर उसके बाद ये सुबनसिरी आगे जाती है और इस तरीके से यहाँ बीच में मजूली आइलैंड बना हुआ है और रिवराइन आइलैंड. अभी मजूली का प्रॉब्लम क्या है दैट इट इज़ गेटिंग इरोडेड कंसिस्टेंटली एंड कॉन्टीन्यूसली बाय दीज 3 स्ट्रीम्स. एक तरफ से ब्रह्मपुत्र, दूसरे तरफ से खरकुटिया, तीसरे तरफ से सुबनसिरी. तीनों की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है और इस कारण से इसका लगातार इरोजन होता जा रहा है. अकॉर्डिंग टू अ गवर्नमेंट लैंड सर्वे डाटा 1890 में ब्रिटिशर्स के टाइम में ये मजूली का ओवरऑल एरिया लगभग 1250 स्क्वायर किलोमीटर होता था, लेकिन अब ये घट करके हाफ से भी कम हो गया एंड इट इज़ समवेयर क्लोज टू 515 स्क्वायर किलोमीटर. हाफ से भी ये कम हो गया है. 1250 से घट के 515 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है. और कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि 2040 तक मजूली पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगा, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा. और यही कारण है कि 15th फाइनेंस कमीशन ने एक स्पेशल रिकमेंडेशन दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि 1075 करोड़ 1075 करोड़ शुड बी यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट डैम्स एंड इम्बैंकमेंट्स अराउंड मजूली. तो मजूली के अराउंड इस तरह के इम्बैंकमेंट्स, बांध बनाए जाए, परमानेंट स्ट्रक्चर के बांध बनाए जाए ताकि इरोजन को अवॉइड किया जा सके, मजूली को फ्यूचर में डिसअपियर होने से बचाया जा सके. इसके लिए 1075 करोड़ का इस्तेमाल किया जाएगा. अब अगर कभी भी इरोजन पे सवाल आ जाए, खासकर मजूली के इरोजन पे सवाल आ जाए, तो वहाँ पे आप ये जरूर मेंशन कर सकते हैं दैट फाइनेंस कमीशन 15th फाइनेंस कमीशन हैज़ रिकमेंडेड एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज़ 1075 करोड़ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू embankment come roads around the Majuli island to prevent its further erosion. In our segment, most probable PT topics for upcoming APSC, today we'll cover topic number 390 to 392. Topic number 390 is about Hyperloop technology. In Hyperloop train, its speed is normally higher than a normal train. और उसके पीछे जो मेन कारण ये होता है कि ये मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है. ये दो जो ये ट्रेन है इसके जो व्हील्स हैं और जो नीचे जो रेल है, रेलवे लाइन है, उन दोनों के व्हील्स मैग्नेट से बने होते हैं ऑफ अपोजिट पोल और ये ऑफ सेम पोल. और ये जो सेम पोल के जब मैग्नेट से ये इसके व्हील और रेलवे लाइन बनी है, इस कारण से एक दूसरे को रिपेल करते हैं और इस कारण से ये जो मैग्नेटिक ये जो ट्रेन है हाइपरलूप ट्रेन, ये थोड़ा हवा में ही स्विंग करता रहता है और इस कारण से ये जब ज़मीन को टच नहीं करता है मूव करते टाइम में तो इसको फ्रिक्शन नहीं महसूस होता है. बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फ्रिक्शन इट मूव्स एट ए वेरी हायर पेस. दैट इज़ द एसेंशियल फीचर. मैग्नेटिक लेविटेशन इज़ द एसेंशियल फीचर ऑफ अ हाइपर लूप टेक्नोलॉजी. इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है. यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. टॉपिक नंबर 391 इज अबाउट कैपिटल ऑफ असम. अर्लियर शिलोंग वाज कैपिटल ऑफ असम. इन द ईयर 1973 द कैपिटल ऑफ असम शिफ्टेड फ्रॉम शिलोंग टू दिसपुर. Please attempt this question based on topic number 391. Topic number 392 is about Narayan Setu. It is a bridge on Brahmaputra river in Assam. It is a double deck bridge with a railway track on the lower deck and a road on the upper deck. It connects Panchratna town with Jogighopa. Please attempt this question based on topic number 392. This is the answer of question number 387 to 389 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students, so you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट फाइनेंस कमीशन. इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया every 5 years. It's absolutely correct statement. But the recommendations of finance commission is binding on the government. No, it's wrong. It's not binding on the government. So the correct answer will be option A, one only. Assam's heliport is in which of the following district? Correct answer will be option D, Majuli. Assam's first heliport has been created in Majuli. That's all from our side for today. Thanks for watching.